हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ ऋतुराज सिंह चौहान फ्रॉम महावीर स्कूल। मैंने आपको पिछले वीडियो में 7th क्लास का जो वीडियो था, पिछला वीडियो मैंने आपको पादपों में पोषण में मैं आपको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तक मैंने आपको पहुंचा दिया था। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के आगे वो पढ़ते हैं किस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट का जो खाद्य संश्लेषण होता है, इसके अलावा पादपों में किस किस प्रकार की और कौन से जो चीज़ें, खाद्य चीज़ें, उनका संश्लेषण इसमें किया जाता है। आज अपन पढ़ेंगे कि पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त और किस चीज़ का संश्लेषण होता है। तो जिस प्रकार से कि कार्बोहाइड्रेट जो बन रहा था, कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट 3 चीज़ों से मिलकर बन रहा था। कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो इन 3 चीज़ों से मिलकर आपका कार्बोहाइड्रेट बन रहा था। अब हम ये जानेंगे कि पादपों में कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण के अलावा पादपों में और कौन सी ऐसी चीज़ें जो उनमें खाद्य संश्लेषण के रूप में पाई जाती है। तो खाद्य के अन्य संकटों में प्रोटीन भी जिसमें बनता है, तो प्रोटीन का भी संश्लेषण इसमें होता है। प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त प्रोटीन का भी संश्लेषण इसमें होता है। तो प्रोटीन में ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। इसके अलावा प्रोटीन का जो निर्माण होता है, इनमें एक और जो चीज़ होती है वो होती है इसमें नाइट्रोजन। तो प्रोटीन का खाद्य संश्लेषण कार्बोहाइड्रेट के अलावा, अब इसमें आप ये जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो बनता है तो उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये जो तीनों जो चीज़ें हैं ये पादपों को बाहरी वातावरण से मिल जाती है, पर इनको नाइट्रोजन कहाँ से मिलती है। तो आप ये तो जब जानते हैं कि हमारे वातावरण में, वायुमंडल में गैसों की जो प्रचुर मात्रा है, गैसों का जो वायुमंडल फैला है उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हैं उसमें नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा इसमें 78% इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। अब ये जो नाइट्रोजन है, जो पौधे हैं बाहरी तौर पर वातावरण के तौर पर ले नहीं पाते। तो अब वातावरण के तौर पर अगर पौधे नाइट्रोजन को नहीं ले पाएंगे तो कहाँ से लेते हैं। तो ये वो बाहरी ऐसे कुछ यौगिक जो होते हैं, उसमें यौगिक वो जीव जो रहते हैं उसमें, तो ये गैसी नाइट्रोजन को उपयोग परिवर्तित करके उसको मृदा में निर्मुक्त कर देते हैं। मृदा में जब ये नाइट्रोजन जब निर्मुक्त कर दी जाती है तो पौधों या पादपों के द्वारा जब वो जल और खनिज के रूप में इसको जड़ से संश्लेषित करते हैं तो नाइट्रोजन का भी ये अंदर से ग्रहण कर लेते हैं। अब इसी प्रकार से आप ये देख पाते हैं कि पादपों में जो पोषण होता है इसमें कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोटीन, तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इसके साथ वसा, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें खाद्य संश्लेषण के रूप में ये संश्लेषित करते हैं। तो इस प्रकार से पादपों में कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण के अलावा पादप प्रोटीन और वसा, इन दोनों चीज़ों का भी संश्लेषण करते हैं। अब अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से, एक तो आपने पढ़ा कि अभी तक कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के तौर पर पोषण करते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं कि किस प्रकार से कुछ इसकी अन्य विधियाँ हैं। अन्य विधियों में अपन इसकी चीज़ें पढ़ेंगे जिसमें अपन को पता पड़ेगा किस प्रकार से कुछ अन्य पौधे जो हैं वो इनका खाद्य संश्लेषण करते हैं। आप बुक खोल के बैठे होंगे तो आप पेज नंबर 4 पर देख रहे होंगे कि किस प्रकार से आपको एक पेड़ दिख रहा होगा। चित्र 1.5 में आपको एक पेड़ दिख रहा होगा यहाँ पर परपोषी पादप पर अमर बेल। इसमें और मैंने आपको ये भी बताया पाठ जब इसको पादप को अपना शुरू किया था कि पादप दो प्रकार के भोजन को ग्रहण करते हैं, 2 प्रकार से करते हैं। एक वो स्वपोषण होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, और एक विषम पोषण होते हैं जो कि दूसरे पादपों के ऊपर अपना भोजन निर्भर करते हैं। स्वपोषण में खुद पेड़ पौधे आ चुके हैं जो अपन पढ़ चुके हैं। अब विषम पोषण में ही कुछ अपन ऐसे पादपों के बारे में पढ़ेंगे जो कि दूसरे के ऊपर वो अपना भोजन निर्भर करेंगे। तो इसमें हम यहाँ पे पढ़ेंगे अमर बेल के बारे में। अब अमर बेल के बारे में आप चित्र में देख रहे हैं कि ये किसी जो पेड़ पौधा है, जो ये बड़ा विशाल वृक्ष आपने कहीं पे एग्जाम्पल के तौर पर कहीं पे देखा भी होगा, तो इस विशाल वृक्ष के ऊपर भी ये
पूरी हरे तंतुनुमा रूपी ये पूरे पेड़ पर लगी होती है। अब इसमें क्या होता है कि ये उस पेड़ के ऊपर अपना पोषण निर्भर करती है। तो जिस पेड़ के ऊपर ये अमरबेल अपना पोषण निर्भर करती है वो पादप परपोषी कहलाता है। परपोषी। अब परपोषी में ये मान लीजिए नीम का पेड़ हो गया, तो नीम का पेड़ है वो परपोषी हो गया। अब अमरबेल जो है, अब इसमें अमरबेल जो कि एक परपोषी है, तो अमरबेल इसमें परजीवी कहलाएंगे। इसमें नीम का जो पौधा हो गया वो परपोषी है और अमरबेल जो है वो परजीवी कहलाएगी। तो इस प्रकार से अपन देख सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से परपोषी और परजीवी यहाँ पर सामने आ रहे हैं। अब इसी के अलावा अगर अपन आप खुद भी घर पे देखते होंगे या फिर आपने खुद भी घर पे ऑब्जर्व किया होगा कि ऐसे बहुत सारे जीव जंतु हैं जो छोटे छोटे जीव जैसे खटमल है, मच्छर है, जू है, तो वो क्या है, वो भी अपने सिर पर चिपक जाते हैं और अपना खूंया चूसते रहते हैं या फिर अपने काटते भी। तो इस प्रकार से जो जू, खटमल, ये भी क्या होगा, ये भी सब परजीवी कहलाएंगे। अब इसी प्रकार से आपको एक और 2-3 पादपों से मैं आपको परिचित कराता हूँ कि जिस प्रकार से वो परजीवी कहलाएंगे। अब परजीवी में इसी में आप अगले पेज पर आ जाइए। अगले पेज पर पेज नंबर 5 पर आप देखेंगे कि चित्र 1.6 में घटपर्णी का जो पौधा है, घटपर्णी जिसको पिचर पादप है, तो वो भी क्या करते हैं, उनकी भी खासियत रहती है कि उनकी जो संरचना है वो संरचना एक ढक्कन-नुमा संरचना होती है। ढक्कन-नुमा संरचना जिसे मैं आपको चित्र में थोड़ा बना के बता ही देता हूँ। इस प्रकार से ढक्कन-नुमा ऐसी कुछ संरचना होती। इन संरचना के माध्यम से इस ढक्कन-नुमा संरचना पे घड़े-नुमा संरचना, ढक्कन-नुमा संरचना होती। अब जो भी कीट या पतंग रहता है वो इस पर आकर यहाँ पर बैठ जाता है। कीट पतंग जैसे यहाँ पर आकर बैठता है तो अंदर यहाँ पर रोम युक्त संरचनाएं होती है। रोम युक्त यहाँ पे संरचनाएं होती है। इन संरचनाओं के जब भी कीट यहाँ पे आकर बैठता है तो रोम युक्त संरचना उसमें एक चिपचिपा एक पदार्थ भी पाया जाता है। अब जैसे ही यह कीट यहाँ पर आके बैठा, ये सीधा अंदर गिर जाता है। इसके जो रोम होते हैं वो अधोमुखी होती है, मतलब नीचे की ओर होते हैं। जैसे ही कीट अंदर गिरा तो ये ऊपर की ओर आ नहीं पाते, ऐसे कैसे अंदर धंसे जाते हैं और ये ढक्कन ऊपर से नीचे इधर साइड बंद हो जाता है। तो इस प्रकार से ये कीटभक्षी पौधा है, कीटभक्षी पौधा है। अब आप इसमें आप एक ये भी कंफ्यूजन में हो रहे होंगे कि अगर ये कीटभक्षी जो पौधा है ये भी हरे रंग का है, हरे रंग के अलावा कुछ और रंग का भी हो सकता है, तो इनको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब इसमें हो सकती है तो फिर ये कीटों को भक्षण करते क्यों? तो मैं इसमें आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे पौधे ऐसे भी होते हैं जो कि जिनको पूरी तरीके से जमीन से या कहीं से बाहर से पूरा इनको अवशोषण या फिर जो भी पादप की जो मात्रा होती है उनको मिल नहीं पाती। तो अगर इनको ये चीज़ें बाहर से अगर नहीं मिल पाती तो ये कीटों के माध्यम से ग्रहण करते हैं। तो इस टॉपिक में आपने ये पढ़ा कि किस प्रकार से पादपों में प्रकाश संश्लेषण के अलावा उसमें वो प्रोटीन का संश्लेषण और वसा का संश्लेषण करते हैं। इसके अलावा मृतजीवी पौधों के रूप में अपनों घटपर्णी, इसके अलावा जो कुछ इसके एग्जाम्पल इसमें लिखे हुए हैं जैसे कि बुक्स में भी लिखे हुए हैं, आपको लिख के बताता हूँ। वीनस फ्लाईट्रैप और एक और सनड्यू पादप। सनड्यू जो पादप होता है वो सूरज की भांति नीचे उसका झुकाव होता है इसलिए उसे सनड्यू पादप है। और कीटभक्षी या पिचर पादप आपके एग्जाम्पल में पे लिखा हुआ है। तो इस टॉपिक में आप ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से पादपों में अन्य पोषण की जो विधियां हैं वो किस प्रकार से परजीवी और परपोषण होता है और किस प्रकार से पौधे इसमें अपना पोषण ग्रहण करते हैं। तो इस वीडियो को आप बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए, बहुत बार देखिए। जो भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे अपने पर्सनल नंबर पर मैसेज कीजिए। इसके आगे का जो टॉपिक है मृतजीवी 1.4 पेज नंबर 5, इसको मैं आपको अगले टॉपिक में क्लियर कर दूंगा। तो इस वीडियो को आप अच्छे से ध्यान से देखिए और जो भी होमवर्क आपको बाद में दिया जाएगा, मैं वीडियो के थ्रू आपको होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, मैं अलग से आपको इसका होमवर्क दूंगा। तो जो भी होमवर्क आपको दिया जाएगा वो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड करिए। थैंक यू।